दोस्तों, उस्मान हादी जिसकी मौत की वजह से बांग्लादेश में एक बार फिर से हालत बिगड़ गए, हिंसा भड़क गई और इस्लामी जिहादी तत्वों ने फिर से हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक बात मैं आपसे बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि उस्मान हादी ना तो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर था, ना बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में उसकी कोई खास हैसियत थी और ना ही वो किसी सत्ता संरचना का हिस्सा था। फिर वो सिर्फ एक लो रैंकिंग स्टूडेंट लीडर और लेक्चरर था जिसकी पहचान कट्टर इस्लामी विचारधारा और भारत के खिलाफ खुली नफरत से जुड़ी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी एम्बेसीज उसकी मौत पर शोक व्यक्त करती नजर आई, वो सामान्य बिल्कुल नहीं लगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी व्यक्ति की हत्या पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आई हो, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया की तीव्रता, एकरूपता और टाइम तीनों चीजें सवाल खड़े कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी स्क्रिप्ट के तहत एक के बाद एक बयान जारी किए गए हैं। सबसे पहले यूएस एम्बेसी सामने आई। अमेरिका के दूतावास ने आधिकारिक तौर पर पोस्ट किया कि वो बांग्लादेश के लोगों के साथ शरीफ उस्मान हादी की मौत पर शोक मना रही है। सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह गया ये, बल्कि ब्लैक रिबन वाली तस्वीर भी साझा की गई, जैसे किसी राष्ट्रीय नायक या ऐतिहासिक शख्सियत की मृत्यु हो गई हो। एक सामान्य स्टूडेंट लीडर के लिए इस तरह की प्रतीकात्मक शोक अपने आप में बिल्कुल असामान्य है। इसके तुरंत बाद जर्मन एम्बेसी सक्रिय हो गई। जर्मन एम्बेसी ने फ्लैग्स को हाफ मास्ट कर दिया और सार्वजनिक रूप से कहा कि वो शरीफ उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। फ्लैग्स हाफ मास्ट करना आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों, बड़े जननायकों या फिर किसी नेशनल डिजास्टर के लिए किया जाता है, ना कि एक छात्र नेता के लिए, और यही बात पूरे घटनाक्रम को और संदिग्ध बना देती है। फ्रांस भी पीछे नहीं रहा। फ्रेंच एम्बेसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो शरीफ उस्मान हादी की मौत से बहुत दुखी है, पॉलिटिकल वायलेंस की निंदा करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी वही भाषा दोहराई, डीपली सैडेंड और सिंसियर कॉन्डोलेंसेस। शब्द अलग अलग देशों के थे, लेकिन भाव और लाइन लगभग एक जैसी थी। फिर यूनाइटेड नेशंस का बयान आता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हत्या की निंदा की और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। अब सवाल ये नहीं है कि जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, सवाल यह है कि इतनी तेजी और इतनी प्राथमिकता के साथ ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्यों आई, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी राजनीतिक हैसियत कुछ भी नहीं है, सीमित थी। अब जरा उस्मान हादी के बैकग्राउंड को समझ लेना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादी लगभग 32 साल का लेक्चरर था जो 2024 के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के दौरान अचानक से उभर करके सामने आता है। वो किसी शांतिपूर्ण सामाजिक आंदोलन का चेहरा तो था नहीं, बल्कि उसके विचार खुले तौर पर कट्टर इस्लामी थे और भारत के खिलाफ नफरत से भरे हुए थे। उसके भाषणों और सार्वजनिक बयानों में रेडिकल नैरेटिव साफ दिखाई देता था। इसकी मौत के बाद में हालात तेजी से बिगड़े, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, लाखों लोग उसके फ्यूनरल में इकट्ठा हुए और देखते ही देखते भीड़ हिंसा में बदल गई। दोस्तों, मेमन सिंह में एक हिंदू यूथ दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया और ऐसी घटना हमारे सामने आई। मंदिरों पर हमले हुए और कई इलाकों में हिंदू समुदाय डर के माहौल में जीने को मजबूर हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस तरह से एम्बेसीज ने हादी के लिए संवेदना दिखाई, उसी तरह से कोई भी संवेदना इन हिंसक घटनाओं के पीड़ितों के लिए बिल्कुल नहीं दिखाई गई। ना अमेरिका की तरफ से, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना यूरोपियन यूनियन और ना ही यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हिंदू माइनॉरिटीज के लिए कोई भी स्पष्ट और मजबूत बयान सामने आया। ये पूरा घटनाक्रम तब और गहरा हो जाता है जब इसे बांग्लादेश की हालिया राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़ करके देखा जाता है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी। हसीना ने खुद आरोप लगाया था कि उन्होंने बे ऑफ बंगाल में अमेरिका को मिलिट्री बेस देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन पर दबाव और अस्थिरता बढ़ाई गई। हसीना का यह भी कहना था कि यूएसएआईडी और कुछ वेस्टर्न फाउंडेशंस के जरिए एंटी गवर्नमेंट नेटवर्क्स तैयार किए गए जिन्होंने अनरेस्ट करवा दिया। इसके बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ और अब मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में इंतरिम गवर्नमेंट चल रही है, जबकि अगला चुनाव फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। इसी अस्थिर माहौल के बीच उस्मान हादी की मौत होती है और तुरंत एक नया नैरेटिव खड़ा किया जाता है। अफवाहें फैलती हैं कि अवामी लीग के लोग इसमें शामिल हैं और कुछ लोग इंडिया में छुपे हुए हैं। एंटी इंडिया भावनाएं भड़काई जाती हैं और सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड और एडिटेड वीडियोस की बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, फ्रांस 24 और अल जजीरा जैसे नामों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे वीडियो फैलाए जाते हैं जिनमें इंडिया की रॉ को इस हत्या से जोड़ा जाता है। बाद में कई फैक्ट चेक्स में सामने आता है कि ये वीडियो मैनिपुलेटेड या फिर मिसलीडिंग है, लेकिन तब तक गुस्सा सड़कों पर उतर चुका था और नुकसान हो चुका था। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ये पैटर्न नया बिल्कुल नहीं है। जॉर्जिया, बोलीविया और वेनेजुएला जैसे देशों में भी देखा गया है कि जब कोई सरकार वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है तो अनरेस्ट, नैरेटिव बिल्डिंग और सिलेक्टिव आउटरीच का एक तयशुदा ढांचा सामने आ जाता है। कई बार रेडिकल या इस्लामिस्ट तत्वों को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसका सबसे बड़ा नुकसान माइनॉरिटीज को उठाना पड़ता है।
बांग्लादेश में इस पूरे केओस से जमाते इस्लामी जैसे संगठनों को फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि हिंदू समुदाय कोलेटरल डैमेज बनकर के रह जाता है। हिंसा यही नहीं रुकती। उस्मान हादी के बाद में मतालिब शिकदर की हत्या होती है और पॉलिटिकल बुलेट्स के दम पर चलती हुई दिखाई देती है। इसी बीच यूनुस सरकार पर आरोप लगते हैं कि एंटी इंडिया झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उन्हीं नैरेटिव्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूएन और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के नाम पर कम्युनिटी नोट्स और रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर एक खास दिशा में सोच तैयार की जाती है। दोस्तों, असल में ये एक हेजीमनी का खेल है। अमेरिका और पश्चिमी देश इन आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन इतिहास और घटनाओं के पैटर्न्स खुद अपनी कहानी कह देते हैं। और अगर इन संकेतों को समय रहते हुए समझा नहीं गया तो जो आग आज ढाका में जल रही है वो कल सीमा के इस पार भी बिल्कुल बढ़ सकती है। खैर, अब इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।